एसईओ को हमने डिस्कस किया हुआ और ये आपको बताया कि गूगल ऐड से गूगल पर इश्तिहार लगते हैं, है ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हाँ जी, एसईओ का ये है कि ऑर्गेनिक है कि बस हम ऑर्गेनिकली गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, गूगल के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे और उन स्टैंडर्ड्स के बाद अडॉप्ट करने के बाद गूगल को हमारी बातें अच्छी लगेंगी और हमें वो रैंक कर देगा और दिखाएगा। हमें उसके ऊपर कुछ नहीं खर्चना, हमें उस पर रुपया भी नहीं खर्चना, ठीक है। लेकिन जो गूगल एड्स है उसके ऊपर हम कहते हैं भाई आज से ही काम, और वो हम कहते हैं भाई 6 से 8 महीने भी लगेंगे रैंक होने में, ठीक है। और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो लेकिन जब हम दूसरी बात कर रहे हैं, गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी इश्तिहार लगाऊंगा तो घंटे के बाद मेरा इश्तिहार चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे उस इश्तिहार के अगेंस्ट हर दफ़ा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह मैं साल में अच्छे खासे पैसे लगा बैठूंगा। लेकिन जब हम ऑर्गेनिकली काम करेंगे तो हमें सिर्फ ऑप्टिमाइज़र को पैसे देने पड़ेंगे, हम गूगल को पैसे नहीं देंगे, ठीक है। ये तो एक मेन डिफरेंस हो गया। और इसको हम बोलते हैं, एक होता है एसईओ और एक होता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है ना। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है गूगल एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है पीपीसी, पे पर क्लिक। गूगल एड्स को हम पे पर क्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे कीवर्ड के ऊपर। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड है क्या चीज़। बेसिकली क्या है कि हम लोग डिफरेंट फ्रेजेस लिख रहे हैं, कुछ भी सर्च करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स टाइप करते हैं। हर बंदा अपनी मर्जी से कोई चीज़ ढूंढ रहा है, कुछ बाय करना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट कोई टर्म टाइप कर देता है। उस टर्म के अगेंस्ट कोई ना कोई वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। अब वो जो टर्म है एग्जैक्टली गूगल के नज़दीक वो क्या टर्म है, वो जो एग्जैक्टली गूगल उस टर्म को समझना चाहता है वो कीवर्ड है। मसलन एक बंदा लैपटॉप बाय करना चाहता है, अगर 10 लोग लैपटॉप बाई करना चाहते हैं तो वो जो टर्म्स टाइप करेंगे लैपटॉप बाई करने के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। और अगर पूरी दुनिया में लोग ये टाइप कर रहे होंगे या पूरे पाकिस्तान में टाइप कर रहे होंगे फिर और ज़्यादा आ जाएंगी टर्म्स हमारे पास। लेकिन गूगल सब टर्म्स को तो कीवर्ड नहीं कहता ना। गूगल क्या कहता है कि भाई ऐसी सर्च टर्म जो बहुत ज़्यादा सर्च होने लगी हुई हैं उनको वो स्टैंडर्डाइज करके एक नया वर्ड बना देता है और उस वर्ड को वो कहता है कि ये कीवर्ड है, इसको इस्तेमाल कर लो। और जब हम उन टर्म्स को गूगल ऐड में लिखते हैं तो गूगल हमारा ऐड चला देता है। लेकिन जब हम उसे ऑर्गेनिक एसईओ में कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसईओ में जो होता है बेसिकली जो फार्मूला चल रहा होता है वो एग्जैक्ट मैच का चल रहा होता है। लेकिन जब आप गूगल ऐड पर जाते हो तो वहां पर ब्रॉड का फार्मूला भी चल रहा होता है और सेंटेंस मैच का फार्मूला भी चल रहा होता है। ब्रॉड का क्या मतलब है कि मैंने एक वर्ड लिखा, उस वर्ड में से नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में से अगर कोई एक वर्ड भी क्लिक कर गया तो उसने मेरा ऐड चला देना है। लेकिन ऑर्गेनिक एसईओ में ऐसे नहीं है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है। वहाँ पर वो कहेगा भैया आपने जो वर्ड लिखा वो एग्जैक्ट मैच के साथ मिलेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर वो पैसे नहीं ले रहा, वहाँ पर वो पैसे ले रहा है तो वो ब्रॉड मैच में दिखा देगा। ब्रॉड मैच की एग्जाम्पल क्या है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अब ऑनलाइन एक अलग वर्ड है, MD कैट एक अलग वर्ड है और प्रिपरेशन अलग वर्ड है। अब इन तीनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी सेंटेंस कोई बंदा सर्च करेगा तो वो उसको भी कीवर्ड बना देगा। कहाँ पर? गूगल ऐड में। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनिक एसईओ हुई है तो वहाँ पर वो इन तीनों को एग्जैक्ट मैच के साथ ढूंढेगा। ये इसका फर्क है, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कीवर्ड का। एक मतलब गूगल को पेमेंट की आदत डालते हैं, एसईओ नहीं करता। मतलब पेमेंट हम कहते हैं कि पेमेंट देना शुरू करते हैं, पेड एड चलाते हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन में मसला करता है। मसला बिल्कुल नहीं करता। बाद में अगर आपने उसको आदत डाल दी पैसे दे लेंगे तो बाद में गूगल कोई इधर कानने में नहीं रहता, ठीक है। गूगल का एक अपना स्टैंडर्ड है यार, ऐसे तो नहीं है, ब्लैकमेल तो नहीं ना करना गूगल ने आपको। गूगल में और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल का स्कोप जब ऐड में जाते हैं तो स्कोप ओपन हो जाता है आपकी ऐड का। मतलब मैंने लिखा ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, तो अब ऑनलाइन के साथ कितनी सारी सर्चेज जो हो सकती हैं, अब वो ऑनलाइन के साथ जो भी सर्चेज होंगी ना उसमें आपका ऐड चला देगा। MD कैट के साथ जितनी भी सर्चेज होंगी ना आपका ऐड चला देगा। और प्रिपरेशन के साथ, प्रिपरेशन सिर्फ MD कैट की तो नहीं है, और भी बहुत सारी प्रिपरेशन हो सकती है। तो प्रिपरेशन का वर्ड जिस सर्च में आएगा उस पर वो आपका ऐड चला देगा, क्योंकि आपने ऐड को सेट क्या किया हुआ है, ब्रॉड, कि ब्रॉड मैच करो, कहीं से भी पकड़ के मेरा कीवर्ड लगा दो। लेकिन अगर आपने ऐड में भी जाकर एग्जैक्ट मैच कर दिया
ठीक है, तो आपका ऐड नहीं चलेगा, उस पर भी आपका ऐड नहीं चलेगा। और अगर आपका ऐड गलत कीवर्ड पे चल रहा है तो मैं उस कीवर्ड को भी नेगेटिव कर सकता हूँ। मतलब मैं एक क्लाइंट का ऐड चलाता हूँ, अब उसका कीवर्ड क्या है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। अब सोफा एक अलग वर्ड है, क्लीनिंग एक अलग वर्ड है, और सर्विसेज एक। अगर मैं इसको ब्रॉड करके चलाऊंगा और एक बंदा लिखता है आई वांट टू बाय ब्रांड न्यू सोफा, उस पर भी मेरा ऐड क्लिक कर जाएगा, जो कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ना, वो तो कह रहा है मैं सोफा साफ करता हूँ, लेकिन उसका ऐड क्लिक किस पर हो रहा है, एक बंदा खरीदना चाह रहा है। एक बंदे ने लिख दिया जी क्लीनिंग सर्विसेज फॉर होम, अब वो जो क्लीनिंग सर्विसेज फॉर होम है वो भी सोफा क्लीनिंग से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐड ब्रॉड में है तो इसमें भी उसका ऐड ट्रिगर कर जाएगा। तो वो तो चीखे मारेगा ना कि भाई ये तो मैं देख ही नहीं रहा, मुझे फोन किस तरह के आने शुरू हो गए, कॉल्स किस तरह की आने शुरू हो गए जो कि मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है। तो ये ब्रॉड में आ जाएगा। फिर हम फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं हमारा ऐड चले, लेकिन उसमें क्या होता है फिर आपकी ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि इंप्रेशन लाजमी बात है। जब मैं उसे कह दूंगा कि एग्जैक्ट मैच करना है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज का, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके साथ कोई क्लीनिंग सर्विसेज का भी वो मैचिंग कीवर्ड निकालेगा नहीं, फिर एग्जैक्ट इसी के साथ चल रहा होगा वो। लेकिन इसमें अगर इंप्रेशन थोड़े लगेंगे तो इसमें क्लिक थ्रू रेट भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आएंगे ही वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे। तो गूगल ये कर रहा है, उसका जो पेड एडवर्टीजमेंट का क्राइटेरिया वो लेता है, और जो उसका ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट का क्राइटेरिया वो सेपरेट चलने लगा हुआ। अब मिसाल के तौर पर गूगल को आप ऐड दे रहे हो, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक बंदा अपने मोबाइल पे कुछ सर्च करता है, जब वो सर्च करता है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। अब वो जो इतनी सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनमें से सबसे ऊपर आ रही है ऐड, ऐड के बाद नीचे आ रहा है गूगल मैप, और तीसरे नंबर पर आ रही है आपकी एसईओ। तो अब लाजमी बात है कि एक बंदे ने एसईओ की हुई है, लेकिन एक टाइम आ गया है कि भाई वो 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने उस बिजनेस का बड़ा पीक है कुछ, तो एडवर्टाइजर्स ने क्या किया कि भाई जिन जिन लोगों की वेबसाइट्स है, जिनकी रैंक भी नहीं की हुई वेबसाइट्स, उन्होंने ऐड लगा दी। अब ऐड एक बंदे ने नहीं लगाई, वो 10 बंदों ने लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसके ऊपर 6-7 ऐड तो चल ही रहे हैं। तो अब वो ऑर्गेनिक रिजल्ट तक जाते हुए तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले तो ऊपर ऐड नहीं आना है, 100% ऐड नहीं आना है। तो इस पॉइंट से अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक एड्स की वजह से थोड़ी सी नीचे चली गई है, तो ये ठीक है पॉइंट, इसलिए कि उसने ऑर्गेनिक को ऐड से ऊपर नहीं दिखाना। ऊपर हमारा ऐड आना है और उसके नीचे ऑर्गेनिक आ गया। हाँ जी वही ना, ये ऐड ना आएंगे ना, लाजमी बात है जितने ऐड्स लगे होंगे आ रहे हैं। नहीं, अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो ज्यादा भी आ सकते हैं, ये तो डिपेंड कर रहा था ना कंपटीशन कितना एड्स का। लाजमी बात है, अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई 10 लोगों ने स्टार दे दिया गूगल पर, और 10 लोगों ने एक जितना ही बजट लगा दिया, तो आपको क्या ख्याल है कि 4 आएंगे? कभी भी नहीं 4 आएंगे भाई, कभी भी नहीं 4 आएंगे, फिर ज्यादा आएंगे। हाँ, अगर 10 लोगों ने ऐड लगाया और उन 10 में से कंपैरिजन हो गया कि भाई जो 4 एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने एक जितना बजट लगाया हुआ है, हाई बजट एक जितना लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस हाई बजट के 4 बंदों को ऊपर दिखा देगा। बाकियों को कहां दिखाएगा? हो सकता है अगले पेज पे दिखा दें, या बॉटम पे दिखा दें, या नेक्स्ट पेज पे दिखा दें, या नेक्स्ट पे ना दिखाए चौथे पेज पर जाए तो वहां दिखा दें। अब गूगल ऐड का चौथे पेज पे चलने की तुक तो नहीं है, मतलब गूगल ऐड नहीं लगाना है चौथे पेज पे, तो वैसे ही नजर आ जाए, शायद छोटी मोटी सी भी उसने एसईओ की होगी तो वो वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएगा चौथे पेज के ऊपर जाकर। तो चौथे पेज पर गूगल ऐड दिखाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गूगल ऐड दिखाने का मतलब ये है कि आपका ऐड पहले नंबर पर आए, इवन दूसरे नंबर पर भी आएगा तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब ये बातें हम गूगल ऐड में जाके करेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं एसईओ पे, ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है जी, हमने वेबसाइट बना ली, सपोज कर रहे हैं। अब वेबसाइट जब हमारे पास आई है, एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमारे पास एक वेबसाइट आई है कि भाई आपने इसकी एसईओ करनी है, तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है? ऐसे नहीं है कि बंदा के मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दे, मैं कहता हूँ जी कर देते हैं, कहते हैं कितने पैसे लेंगे, तो मैं उसे कह दूँ 50,000 रुपया लूंगा। तो इस तरह तो नहीं हम रेट बता सकते कभी भी किसी को, जब तक मैं उसकी वेबसाइट के एनालिसिस नहीं करूंगा और मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि भैया आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, क्योंकि मैं किसी को फिक्स टाइम तो नहीं बता सकता एकदम कि हाँ भाई मैं एसईओ कर दूंगा 3 महीने लगेंगे, या मैं एसईओ कर दूंगा 4 महीने लगेंगे, या मैं एसईओ कर दूंगा 8 महीने लगेंगे। मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसके जो कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, क्या उनमें कंपटीशन हाई है, क्या उनमें कंपटीशन मीडियम है, क्या उनमें कंपटीशन लो है।
क्योंकि अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे तो वो तो 6 से 8 महीने में भी शायद इतनी जल्दी ऑप्टिमाइज ना हो, उसमें तो कंपटीशन है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। और जब मुझे 6 से 8 महीने इस पर काम करने हैं, कंपटीशन वाला कीवर्ड है, तो लाजमी बात है कि मेरे चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। मैं ऐसे कहूँगा भी आपके कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा है तो इसके मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। और अगर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे, मुझे पता लगेगा यार इस तरह के तो 4-5 लोग ही हैं और उन 4-5 लोगों ने भी एसईओ नहीं की हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको जल्दी रैंक कर पाऊँगा, उसका मैं बजट कम रख लूँगा। फिर मैंने जो बजट रखना है मैंने उसके कीवर्ड्स पे भी बजट रखना है। मतलब वो मुझे कहता है 4 कीवर्ड्स, वो मुझे कहता है 10 कीवर्ड्स, वो मुझे कहता है 50 कीवर्ड्स, वो मुझे जितने भी कीवर्ड्स कह रहा है मुझे ये भी देखना है कि उसके कीवर्ड के हिसाब से मैं सीखूंगा। मैं कहूँगा हाँ जी अगर आप मुझसे 5 कीवर्ड्स लेते हैं तो मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा, अगर आप 10 कीवर्ड्स पे काम करवाना चाह रहे हैं तो फिर इसके इतने एक्स्ट्रा पैसे होंगे, अगर आप चाहते हैं 15 कीवर्ड्स हैं आपके तो उसके इतने एक्स्ट्रा पैसे होंगे। क्योंकि लाजमी बात है जब कीवर्ड बढ़ता जा रहा है तो मुझे कंटेंट पे भी तो देखना है ना, कंटेंट भी तो उतना ही चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरे 20 कीवर्ड्स हैं तो मैंने कोई 100 सेंटेंस लिखे होंगे तो 20 कीवर्ड्स को उसमें ऐड कर लूँगा, मुश्किल हो जाएगा ना। कीवर्ड्स को हमें एडजस्ट करना है तो मुझे चार्ज भी उसको उसके हिसाब से करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहला टास्क है वो क्या है, सबसे पहला टास्क ये है कि कीवर्ड रिसर्च करना है। यानी मेरे पास एक वेबसाइट आएगी, ठीक है, मैं सबसे पहले तो अपने क्लाइंट से ही पूछ लूँगा, ठीक है। आजकल तो क्लाइंट्स काफ़ी होशियार होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, तो मेरी प्रोडक्ट इतना तो पता ही होता है ना किसी को। मतलब एक बंदा कहता है कि मैं लैपटॉप बेचता हूँ, तो पहले उसने ये वर्किंग सारी कर ली होती है कि जो लैपटॉप खरीदने वाले लोग हैं वो क्या कीवर्ड्स लिख रहे हैं और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कौन कौन ऊपर आ रहा है और मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। ये वर्किंग उसने पहले तो खुद की होती है। जिसने ये वर्किंग नहीं की होती वो पहले सफ़े पे नहीं है, वो 10वें सफ़े पर होगा या 15वें सफ़े पर होगा, उसको पता ही नहीं है कि भाई रैंकिंग का क्या फ़ायदा है। मतलब वो इस चीज़ से हटकर है, उसको सिर्फ ये पता है कि वेबसाइट होनी चाहिए बस, तो उसने वेबसाइट बना ली और छोड़ दिया। जो बंदा कहेगा ना मुझे रैंक करवानी है तो उसको अपने कीवर्ड्स का जरूर पता होगा। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे कुछ अपने बेसिक कीवर्ड जरूर बताते हैं और टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं। किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं इसके अंदर कीवर्ड डालने के अंदर, तो उसके वो कीवर्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालते हैं। किसी अच्छी वेबसाइट हाँ। डाल देते हैं हमारे, वो कहेगा आपने कीवर्ड लगानी है तो वेबसाइट मुझे बता दो, मैं आपको उसकी वेबसाइट के रेफरेंस से कीवर्ड्स दूंगा, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर को जाके यूज करें ना। कीवर्ड प्लानर में कितने लोगों के अकाउंट्स हैं? वो क्लेवर ऐड बनाया बना ही नहीं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, आपके बनाकर भेजी थी स्पेशली, और उससे अकाउंट बन भी गया था। वो आगे जाके रनिंग में ओके हो जाता है, बस खत्म, बन गया ऐड, समझ लें बन गया होगा, बन गया होगा। अब आप गूगल ऐड में जाना, एक किया था लैंडिंग पे, आगे चले गया था, एक नहीं किया। चलो वही कह रहा हूँ, थोड़े दिनों के बाद चला जाए, अभी जाकर देखना चल जाएगा। या फिर अगर किसी एक का बन गया तो वो उसको राइट्स दे दो, बाकी लोग भी उसमें हैं। हाँ तो आप राइट्स दे दो, मेरे नहीं तो मैं दे दूंगा राइट्स, मेरे पास अकाउंट है। मैंने कहा था पहले आप बनाने की कोशिश करें, मैंने ग्रुप में वीडियो भी शेयर की है कैसे बनना है, ठीक है, ताकि आपसे बन नहीं रहा तो उससे देख लें। चलिए जब कीवर्ड रिसर्च पे आते हैं, ये अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल सा टॉपिक है समझने के लिए पहले, ठीक है, क्योंकि जब समझ में आएगा तो फिर हमारी बात आगे जाएगी। अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारी बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। जी, मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, यानी कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है एसईओ करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इवन एसईएम के लिए भी है, सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए भी है, यानी गूगल एड्स के लिए भी कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर आप कीवर्ड नहीं बताएंगे तो आपका ऐड जो है वो अपनी मर्जी से चला देगा और मर्जी की क्लिक्स आएंगे और आपके पैसे भी कंज्यूम हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। एंड एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, और अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोग आपको इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं ना, तो इंटरनेट पे कैसे ढूंढ रहे हैं वो आपको? कीवर्ड्स लिख कर, ठीक है। लेकिन जो वो लिख रहे हैं वो कीवर्ड्स नहीं है, जो लोग लिख रहे हैं वो सर्च फ्रेजेस हैं। उन सर्च फ्रेजेस के साथ उसने कीवर्ड्स को एसोसिएट कर दिया गूगल ने कि भाई ये सर्च फ्रेजेस होंगी तो मैं इन कीवर्ड्स को ट्रिगर कराऊंगा, यानी गूगल मुझे बताएगा कि ये लिखा जा रहा है। और फिर जब कोई बंदा लिखता है तो सजेशन भी आती है ना, तो वो बेसिकली गूगल रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई ये चीज़ ढूंढना चाहते हो तो ये वाले वर्ड्स लिख लो, ये इसकी सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा जी, कीवर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल यू कैन मास्टर, यानी एक अलग से एक स्किल है ये पूरी की पूरी। मतलब एसईओ के अंदर आप समझ लो एक अलग मॉड्यूल है कीवर्ड्स पे काम करना, कीवर्ड्स बना कर देना। मतलब ये हर किसी को ऐसे नहीं है कि यूं बैठेंगे और कीवर्ड बन जाएंगे फौरी तौर पर, इसमें काफ़ी एफर्ट है। अभी हम सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कीवर्ड बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं,
यानी किसी एक फैक्टर की बेस पर कीवर्ड नहीं बनेगा, किसी एक स्टैंडर्ड की बेस पर हम कीवर्ड नहीं बनाएंगे। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, यानी इसका क्या मतलब है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचते हो ऑनलाइन, ठीक है ना, यही तरीका है ना कि टाइप करते हो तो वेबसाइट्स आ जाती हैं आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वंस टू गो आफ्टर। इसका क्या मतलब है, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, हाई ट्रैफिक होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर कीवर्ड है, मतलब ये वजह नहीं है, क्योंकि वहां पर तो अगर हाई ट्रैफिक है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर तो आपके लिए सर्वाइव करना भी हाई ट्रैफिक, सिर्फ हाई ट्रैफिक कीवर्ड हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ हाई ट्रैफिक हो, हमने हाई ट्रैफिक को भी देखना है और हमने दूसरे फैक्टर्स को भी देखना है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, स्टडी शोज दैट ओनली 30% सर्चेज आर पॉपुलर फ्रेजेस। उन्होंने कहा जी सिर्फ 30% ऐसी सर्चेज होती हैं जो पॉपुलर फ्रेज होते हैं, कि बड़े मशहूर वर्ड्स हैं वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, अदरवाइज लोग उन सर्चेज को सर्च नहीं कर रहे होते, यानी 70% वो वाली सर्चेज नहीं होती हैं। जैसे लिखा हुआ है फ्रेजेज लाइक गोल्फ और वेट लॉस, इंडस्ट्री कीवर्ड्स, ये उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि इनकी क्या एग्जांपल होती है। मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक, ये वही बात होगी ना जैसे मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच, कहता है जो मोर क्वालिफाइड स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे वो ज्यादा क्वालिफाइड ट्रैफिक आपके लिए लेकर आएंगे। मतलब मैं कहता हूँ मेरा क्लाइंट है वो सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज देता है और कारपेट क्लीनिंग की सर्विसेज देता है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो टर्म टाइप करेगा ना एग्जैक्टली, वो तो उसका पक्का ग्राहक है, तो इसको मैंने एग्जैक्ट मैच में गूगल एड में लगाया हुआ है। हाँ जी, फाइंडिंग बाय कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड इज रियल आर्ट, यानी कहता है कि बायर के कीवर्ड्स को बनाना ही हमारा जो है ना वो असल चीज है, कि बायर क्या बाय करना चाह रहा है, उसने खरीदना क्या है, उसके कीवर्ड्स हमने बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मैं लैपटॉप खरीदना चाह रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा, तो मैं जितनी भी फ्रेजेस है ना वो सारी कीवर्ड प्लानर पे जाके टाइप कर दूंगा। ये बायर कीवर्ड होगा, मनी कीवर्ड होगा, यानी कि आप मनी कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि कोई बंदा कोई चीज खरीदना चाह रहा है ना, मनी उसमें इन्वॉल्व है, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही स्किप कर दिया था इसलिए कि मतलब इतनी खास अहम बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक एक कीवर्ड्स और एक एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एमडी कैट प्रिपरेशन, ये कीवर्ड है। अगर मैं लिखूं मेरा मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू मैं एमडी कैट प्रिपरेशन करवाता हूं, तो मैं लिखूंगा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक, या मैं लिखूं एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, या लिखूं बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, तो क्या हो रहा है, टर्म लंबी हो रही है हमारी। सो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं लोकल मार्केट में आपके लिए। मतलब मैं जैसे कहता हूँ कि मुझे एमडी कैट प्रिपरेशन करनी है और मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब अगर मैं कहता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन, तो हो सकता है वो लाहौर से भी दिखाए, इस्लामाबाद से भी दिखाए, और मैं हो सकता है वो किसी और कंट्री से भी दिखाए, इंडिया की भी नीचे वेबसाइट सारी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ टारगेट नहीं किया इसमें। तो लाजमी बात है जब ये कीवर्ड्स बता रहे हैं तो टारगेटिंग भी करनी है इसी तरह की हमें जी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस लॉन्गर देन 3 और मोर कीवर्ड्स। ये क्या लिखा हुआ है जी, डिजिटल कैमरा, कहता है ये स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, ये जैसे मैंने अभी आपको एमडी कैट प्रिपरेशन दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, कैनन यूएस रोबल, ये आगे से क्या लिखा हुआ है, पूरी उसने डिटेल बता दी कि किस तरह का उसको चाहिए कैमरा, तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब ये वाला कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे इजीली टारगेट हो सकता है, और ये स्पेसिफिक लोग हैं जिनको ये चीज़ खरीदनी है, तो अगर आपने इस चीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको टारगेटिंग मिलेगी, यानी आपको ट्रैफिक मिलेगी। अच्छा, अब आगे हम कहते हैं ये तो हमें पता लग गया कि कीवर्ड्स क्या हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, कीवर्ड्स को हमने फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि अभी हमें समझ में आ गई कीवर्ड्स क्या है, यानी हमने पहले हिस्से में यही समझे कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक हमने देखा स्मॉल कीवर्ड्स हैं, और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, और स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, और एक अनस्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जैसे, लेकिन उसके अगेंस्ट भी ट्रैफिक होगी, लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होगा हमारा, यानी उसके ऊपर हमें खड़ा होने के लिए टाइम भी लगेगा। जो इतने स्पेसिफिक जैसे एमडी कैट प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत होगी, तो बहुत सारे लोग उस पर आ रहे होंगे। अच्छा, अब कैसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जी, लुक एट योर करंट डाटा,
मतलब गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स, इसका क्या मतलब है? अब ये एक टूल आ गया, ये तो एडवांस बात हो गई है थोड़ी सी कि गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स हमारे पास एक गूगल का टूल है। इस टूल पे हम कब जाते हैं? जब हमारी वेबसाइट बन जाती है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है अभी, तो आप ये वाले एनालिसिस तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स बताएगा क्या कि आपके ऊपर किस तरह के लोग आ रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स आपको ये बताएगा। और आपकी वेबसाइट का जो लॉग होता है वो भी आपको बता रहा होगा कि भाई आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो किस तरह की आ रही है। लेकिन ये काम हमारे अभी नहीं आएगा, ये तो जब हमने एसईओ की होगी ना, कि तब जब हमने ट्रैफिक ली होगी तब फायदा होगा। किसी और भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं इसमें? हाँ, वो जैसे भी कीवर्ड प्लानर हमने यूज़ किया ना, तो अब गूगल एनालिटिक्स तो किसी और का नहीं कर सकते ना। गूगल एनालिटिक्स आप कैसे, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का क्या मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा रहे हैं गूगल के पास, तो वही वेबसाइट आएगी जो अप्रूव होगी। अप्रूव कौन सी वेबसाइट होगी? जिसके क्रेडेंशियल्स बताएंगे। अगर हम अपनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स ही नहीं बता रहे तो उसे कुछ भी नहीं पता लगेगा। यानी वेबसाइट मैंने एक बनाई है, मैं कहता हूं भाई इसको मैं सबमिट कर देता हूं गूगल के पास, अब गूगल इसके एनालिसिस करे, तो गूगल के पास जब मैं सबमिट करने जाऊंगा तो वो कहेगा हाँ भाई पहले साबित करो ये आपकी वेबसाइट है। वो प्रूफ कैसे मांगता है हमसे? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, वो कहता है मैं आपको एक कोड दूंगा, इस कोड को जाकर आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे पेस्ट कर देना। तो जब आप ये कोड अपनी होम साइट पे पेस्ट कर दें, मुझे बताइएगा, फिर मैं इसे वेरीफाई करके देखूंगा कि जो कोड आपने मुझे दिया क्या वो आपकी साइट पे लग गया। अगर वो लग गया होगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इसके पास ऑनरशिप है। अगर नहीं मिलेगा उसको वो कोड वहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोबाइल कोड आता है आपको, वो मोबाइल पे आपकी ऑनरशिप चेक कर रहा होता है, इसी तरह ये वेबसाइट की ऑनरशिप भी चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम इसको, ये टॉपिक है हमारा। आगे क्या है जी? दे शो व्हाट कीवर्ड पीपल आर फाइंडिंग यू फॉर। ठीक है, कि लोग आपके लिए कौन कौन से कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये गूगल एनालिटिक्स को की बजाय आप इसको अगर हम यूं कहना कि ये गूगल एनालिटिक्स, तो ये नहीं बताएगा। गूगल एनालिटिक्स हमें ज़्यादा बताता है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। सर्चिंग से आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है। ठीक है, सोर्स बताएगा हमें हमारा। और लोग आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लोगों की एक्टिविटी क्या हो रही है हमारी वेबसाइट पर आकर, गूगल एनालिटिक्स ये बताता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सर्चेस को क्या हो रही हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे गूगल सर्च कंसोल, जिसका पुराना नाम है गूगल वेबमास्टिंग टूल। यानी कि पहले इसको बोलते होते थे वेबमास्टिंग टूल, अब इसका जो अपडेटेड नाम है, काफ़ी अर्से से ये नाम है। तो ये पुरानी स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, वैसे मैं स्लाइड कम ही यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा, सिर्फ इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे आपको कॉन्सेप्ट देने थे थोड़े से, इसलिए मैं इसमें स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर लिखा हुआ है गूगल वेबमास्टिंग टूल्स। गूगल वेबमास्टिंग टूल को अगर हम आज की तारीख में देखें तो इसका क्या मतलब है? गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, और गूगल सर्च कंसोल अलग है और गूगल एनालिटिक्स अलग है, ये दो अलग प्लेटफॉर्म है। एनालिटिक्स काम करता है, वो पिक्सेल आईडी भी यही काम करता है, एक्टिविटीज मॉनिटर। पिक्सेल तो फेसबुक पे चलेगा ना, फेसबुक पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं, फेसबुक पिक्सेल इसमें नहीं है, फेसबुक पे है। ठीक है, वो अलग से है पेज, हाँ जी वो अलग है, वो बाद में बात करेंगे। जब वो बेसिकली फेसबुक की ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, मैं कहता हूँ भाई फेसबुक में मेरे जो, मैं एक अपनी वेबसाइट को एसोसिएट कर दिया अपने फेसबुक के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह जैसे अभी हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया है, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया है, जब मैं पिक्सेल क्रिएट करूंगा फिर वो मुझे कोड देगा, कहेगा हाँ भी अपना ये वाला कोड जाकर अपनी वेबसाइट पे लगा दो। फिर क्या करेगा फेसबुक आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करना शुरू कर देगा। कौन सी ट्रैफिक को? वो ट्रैफिक जो वेबसाइट पे आ रही है। जो ट्रैफिक आपके पास वेबसाइट पे आ रही है, फेसबुक उसको मॉनिटर करेगा। मसलन वो देखेगा कि भाई आज सुबह से लेकर शाम तक आपके पास 200 लोग आए जो आपकी वेबसाइट पर आए, तो उसके पास उनका रिकॉर्ड आ गया। फेसबुक के थ्रू जाएंगे वो लोग? नहीं, नो, वेबसाइट के थ्रू सीधा वेबसाइट पे। नहीं, अभी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वो सीधा ही वेबसाइट पर आए हैं। ठीक है, गूगल किया, उन्होंने वेबसाइट खोल ली। फेसबुक ने क्या किया हुआ है, उसका लिंक बनाया हुआ अपने पास, फेसबुक करके आ रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अब फेसबुक के पास उनका डाटा आ गया, आज 200 लोग आए, कल 500 लोग आए, अगले दिन 10 लोग आए, फेसबुक के पास उसका डाटा आता जा रहा है। अब फेसबुक करेगा क्या? उस डाटा की बेस पर उनके फेसबुक आईडीज को लोकेट करेगा। उस डाटा की बेस पर उनके फेसबुक आईडीज को लोकेट करेगा कि भाई ये जो लोग हैं, ये जहाँ से लॉगिन हुए हैं, जिस आईपी से ये बंदा लॉगिन हुआ था, क्या इस आदमी का फेसबुक अकाउंट है?
अगर फेसबुक अकाउंट है तो जब हम फेसबुक ऐड चलाएंगे, हम पिक्सेल्स के थ्रू जब ऐड चला रहे होंगे तो वो सारा डाटा बेसिकली हम मार्केटिंग किसको कर रहे होंगे, वेबसाइट के विजिटर्स को, सारे वेबसाइट के विजिटर। इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इसको जरा रोक देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वापस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक, यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड टूल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है ये वाले कीवर्ड टूल है, ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कि टॉप पॉपुलर कीवर्ड टूल्स कौन से हैं, और वो सब पेड है। ओके, लेकिन जब हम कीवर्ड प्लानर यूज़ कर रहे हैं तो ये कीवर्ड प्लानर पेड नहीं है, ये कीवर्ड प्लानर पेड नहीं है, ये अनपेड टूल है, यानी ये मुफ्त में आप यूज़ कर रहे हो। बाकी के जो टूल्स होंगे वो आपने कोई टॉप 2-3 टूल्स देखने हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ये आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी। ठीक है, सिर्फ आपने देखने हैं कौन से, लेने नहीं हमने। मैं पेड टूल्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च नहीं करता। ठीक है, मैं फ्री टूल्स के साथ ही कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ गया, यूज। अच्छा, एक चीज़ हो गई है, क्या कहता है, यूज कीवर्ड टूल्स, यानी मतलब अब हम बात क्या कर रहे हैं कि फाइंडिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड को फाइंड करने के तरीके पढ़े हैं, तो हमें एक तरीका पता लग गया कि भाई क्या करो, कीवर्ड प्लानर यूज कर लो या पेड टूल्स यूज कर लो। ठीक है, नंबर 2, पहले उसके ऊपर क्या कहा था उसने कि सर्च कंसोल बना लो, और वहां पर जो ट्रैफिक आपके पास आ रही है, पिछले 1 महीने में लोग आपकी वेबसाइट पर आए हैं, उसके गेज आपकी वेबसाइट के इंप्रेशंस लगे हैं, तो आपको फ्रेजेस पता लग जाएंगे, उधर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ सर्च कंसोल किसी का बना हुआ लेक्चर के एंड पे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन। सबको पता है कि जब आप किसी सर्च इंजन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्च सजेशन आनी शुरू हो जाती है, लिस्ट आ जाती है। कहता है उसको भी आपने देखना है कि जो कीवर्ड्स आपकी सर्च फ्रेजेज हैं उसके अगेंस्ट कौन कौन सी सर्च सजेशन देता है, उसकी भी लिस्ट बना लें। यानी कि एक फैक्टर पे काम नहीं करना, सर्च सजेशन भी वही आ रही हैं जो मोस्टली लोग विजिट करने लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, ब्राउज योर कंपटीटर साइट फॉर कीवर्ड आइडिया। ये सबसे ज़बरदस्त आइडिया कि भाई आप देखें, भाई आपका कीवर्ड आपने बना दिया, मैंने कहा ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन मेरा कीवर्ड है। अब मैंने आकर सबसे पहले तो ये देखा कि ऑनलाइन एमडी कैट के ऊपर जो पहली 5 वेबसाइट्स हैं जो रैंक हुई हुई हैं वो कौन सी हैं, उसमें से जो पहली और दूसरी वेबसाइट है उसके कीवर्ड्स क्या हैं, उसने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो कीवर्ड्स को फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं आपको एसईओ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कीवर्ड लगाने हैं तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसी से पर जो लगा हुआ है, टाइटल में जो है वो कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में जो वो कीवर्ड है, हेडिंग स्टाइल पे जो लगा हुआ है वो कीवर्ड है, पैराग्राफ में किसी ने बोल्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो कीवर्ड है, इमेज के आर्ट में कीवर्ड मिल रहा है आपको, पता लग गया। ये सिंपल तरीका हो गया कीवर्ड फाइंड करने का। ठीक है ना, कीवर्ड प्लानर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपटीटर को मैंने वैसे ही देख लिया कि 2 कंपटीटर्स किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, इनकी भी मैंने लिस्ट बना ली, मैं क्या इनकी भी लिस्ट बना ली। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर नीश मार्केट, कि आपकी जो इंडस्ट्री वेबसाइट्स हैं, यानी इसका मतलब है इंडस्ट्री कीवर्ड्स की बात हो रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैं एजुकेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक मैं काम कर रहा हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर पर। वो क्या करता है, रेस्टोरेंट्स को बड़ी बड़ी मशीनरी सेल कर रहा है, तो लाजमी बात है फिर उसकी इंडस्ट्री, वो उसकी कैटेगरी चेंज होगी। यानी एक पिज़्ज़ा ओवन है जो घर में भी पड़ा होता है, और एक पिज़्ज़ा ओवन है जो रेस्टोरेंट में पड़ा होता है, दोनों में फ़र्क है ना, दोनों के कीवर्ड्स भी चेंज होंगे। एक सिंपल पिज़्ज़ा ओवन होगा, एक कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन होगा। ठीक है, तो कहता है आपने इन चीज़ों को भी देखना है, इसको भी देखना है, कमर्शियली भी देखना है इस चीज़ को। आगे कह रहा है, लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स। पुरानी बात हो गई है, आपको याहू आंसर्स पे नहीं जाता, आप ज़्यादा लोग आएंगे कोरा पे, कोरा.com पे। ठीक है, कोरा को आपको भी अकाउंट बनाने अपने। कोरा एक प्लेटफॉर्म है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, फोरम। ठीक है, ये जो याहू आंसर्स है ये भी क्या होता था, एक टाइम था ये बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब हम याहू आंसर्स पे इसलिए जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं मोस्टली वो तो गूगल बेस्ड कर रहे हैं। सो याहू आंसर से और भी बहुत सारे, और ये एक फोरम है, कोरा भी एक फोरम है, इस तरह के और भी बहुत सारे फोरम्स होंगे, इनको भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाकर। लेकिन इस वक्त जो सबसे पॉपुलर फोरम है ना वो कोरा है। कोरा एक फोरम है, वहाँ जाएंगे आप, फोरम क्या है, ये फोरम है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन फोरम है। वहाँ पर आप जाएंगे, कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई भी बात बता सकते हैं। और फोरम भी कोरा.com पर जाओ, वहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप करो बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो स्पेशली फोरम के तौर पर एक वेबसाइट है।
फेसबुक की तरह की एक्टिविटी नहीं है वहाँ पर जो है फोरम एक्टिविटीज हो रही है कि वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर लोग अपने क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आए हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कुछ डिजिटल के पूछे, माशरतुलूम का पूछ रहे हैं, अच्छा इस्लामियात का पूछ रहे हैं, जो दिल करता है मुझे। फोरम है, हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। फोरम सर्च करते हैं, उसमें नीचे क्यूडा की ऑप्शन आ रही है, बाद में क्यूडा लिंक करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें आ जाता है कि क्यूडा में ये ऑप्शन आ रही है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। बेसिकली उसमें मिसाल के तौर पर जैसे आप लोग पिछले दिनों में कुछ बात कर रहे थे यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन की, उसकी वीडियोस की, कॉपीराइट इश्यूज की, क्वेश्चन पूछे, देखिएगा कोरा पर ले जाएगा। कोरा पर जब वो क्वेश्चन जाएगा तो आप देखना कितने सारे लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा होगा और कितने सारे लोगों ने उसके आंसर्स भी दिए होंगे। ठीक है, अब बेसिकली हम कोरा को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लिंक बिल्डिंग में जाकर सीखेंगे, ये उसका टॉपिक है हमारा कोरा। लेकिन आपका कोरा का अकाउंट अभी बन जाना चाहिए, क्योंकि कोरा को हम क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक तो अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। मैंने किसी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करनी होती है तो मैं कोरा में जाकर इंगेजमेंट करता हूँ और उस इंगेजमेंट में जाकर हम अपनी वेबसाइट के लिंक देते हैं और वहाँ से हमें एक अच्छा लिंक मिल जाता है। ठीक है, ये कोरा के दो आ रहे हैं, एक कोराsport.org और काम कोरा.live। काम कोरा.QUORA कोरा.com। ठीक है, आइए जी वापस इधर, आगे क्या आ रहा है जी, कहाँ पर थे हम? हाँ, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन कीवर्ड्स। ठीक है जी, लुक एट thesaurus.com, ये वर्ड में भी होता है, thesaurus होता है ना, और ये इंटरनेट की एक वेबसाइट भी है। thesaurus क्या होता है, एक वर्ड लिखा मैंने, वर्ड में जाकर स्ट्रगल, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट F7 कर दिया, तो ये शिफ्ट F7 जो है वर्ड में शॉर्टकट है thesaurus का, तो वो मुझसे उसके हम मानी अल्फाज सारे दिखा देगा। और बेसिकली कीवर्ड भी तो यही है, क्या ख्याल है, कीवर्ड भी तो यही है कि भाई हमने एक सर्च टर्म लिखी है, अब उसके साथ मिलती जुलती कितनी टर्म्स और हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कीवर्ड की बात की हमने, ठीक है, और ये वेबसाइट भी है, वर्ड पे जाके भी कर सकते हैं, इधर आके भी कर सकते हैं, और किसी एक सजेशन को हमने नहीं देखना। अभी 2-3 चीज़ें देख ली हमने, कीवर्ड प्लानर की बात हो गई, सजेशन की बात हो गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा हूँ, KEI, ये क्या, ये एक फार्मूला है कीवर्ड फाइंड करने का, पुराना मॉडल फार्मूले का, अभी इसका नया मॉडल भी देखेंगे। पुराने मॉडल में क्या है, कहता है द KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, यानी एक फार्मूला है जो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू की बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है, मुझे इस कीवर्ड को यूज करना चाहिए कि मुझे इस कीवर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। हाँ जी, कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। क्या करेगा, कंपेयर करेगा सर्चेस को रिजल्ट्स के साथ, यानी आप कुछ लिखते हैं तो ऊपर आ जाता है कि इसकी इतनी सर्चेस आई हैं और उसके इतने रिजल्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से भी हम ये काम करते होते थे पहले, ठीक है। अभी भी ये वाला भी एक चेक लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल नीचे जाकर देखते हैं, द हायर द KEI द बेटर द कीवर्ड, ठीक है। कहते हैं जब हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करना है जी आपने इसको, इसकी एग्जांपल देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सर्चेस 6600 और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स इतने आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सर्चेस को सर्च रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ सर्चेस को सर्च रिजल्ट्स के साथ हम डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर इधर आए, यहां लिख दिया मैंने MD-CAT डिप्रेशन, क्या लिखा हुआ है 344,000 रिजल्ट। एक चीज मिल गई है मैं यहीं से, दूसरी चीज आपको मिलेगी जाकर कीवर्ड प्लानर में। कीवर्ड प्लानर से वो निकालेंगे और उसके बाद इनको आपस में डिवाइड करेंगे। और कीवर्ड प्लानर का मतलब क्या है कि मैंने ये नहीं है कि मैंने बस ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन लिख दिया, उसने 6 दिए तो मेरा काम हल हो गया। मैंने जितने भी मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि भाई ये सर्च टर्म भी हो सकती है, ये सर्च टर्म भी हो सकती है, कोई मैं उसकी 15, 20, 40, 50 सर्च टर्म्स लिखूंगा, उस सर्च टर्म्स के साथ फिर वो मुझे उससे कीवर्ड्स निकाल कर देगा और मुझे बताएगा कि भाई ये कीवर्ड कहाँ पर है, ये क्या फॉल करता है, इसकी कितने आपके पास, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पर आएंगी उसकी सर्चेज आएंगी।
और फिर हम देखेंगे कि जिसकी सर्चेज ज़्यादा अच्छी हैं उनको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर अच्छा आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी बड़ी वैल्यू आ रही है वो अच्छा कीवर्ड है और जिसकी छोटी वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा अच्छा कीवर्ड नहीं है। ये एक फैक्टर है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। मैंने कहा सिर्फ ये वाला फैक्टर नहीं है, ये एक फैक्टर। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये काम जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसमें खपेंगे कीवर्ड बनाने पे। ऐसे कीवर्ड नहीं बनाना कि भाई वो कमर्शियल किचन बेच रहा है तो कमर्शियल किचन उसका कीवर्ड हो गया, चलो जी बात खत्म हो गई। हाँ, मतलब आपने उसकी पूरी प्रोडक्ट्स को देखना है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकता है, वो उस सारे बाई प्रोडक्ट्स के आपने कीवर्ड्स बनाने हैं। तो एक तरीका ये हो गया, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। एक आप जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे, करना क्या जी, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स, एक नंबर आ जाएगा, वो छोटा सा नंबर होगा ये, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी इसका मतलब होगा वो अच्छा कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एनालिसिस ऐसे मुंह जुबानी करने वाले एनालिसिस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में करने वाले हैं। यानी आप एक्सेल में एक शीट बनाएंगे, उसके अंदर जाकर कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उसकी कीवर्ड रिसर्च के लिए भी आप क्या करेंगे, एक कीवर्ड को रिसर्च नहीं करेंगे, आपने पूरी एक लिस्ट बनाई होगी 500-600 वर्ड्स की, उनकी कीवर्ड रिसर्च हो रही होगी उधर, फिर वो मुझे दिखा रहा होगा, फिर उसकी मैं सॉर्टिंग करूंगा तो मुझे पता लगेगा यार 20-25 निकल आए हैं, टॉप पर है। उसके बाद आ जाए नीचे, ये तो एक फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इसका लेटेस्ट तरीका क्या है आजकल जो हम यूज करते हैं वो क्या है। अब जब मैंने आपसे कहा कि कीवर्ड, अगर किसी वेबसाइट पे कीवर्ड का इस्तेमाल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टाइटल में शर्त है कि कीवर्ड इस्तेमाल करना है, अगर वो वेबसाइट को रैंक करना चाहता है। यही हमने बात की थी शुरू में भी, मैंने आपको बताया कि अगर आपने वेबसाइट को रैंक करना है तो आपका कीवर्ड कहाँ पे होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई कीवर्ड देख रहा हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ये कीवर्ड कितना अच्छा है, तो मैं लोगों की वेबसाइट देखता हूँ कि लोगों की वेबसाइट के टाइटल में क्या वो कीवर्ड है। जो वो रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी वेबसाइट हैं जो टाइटल में वो यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इतनी वेबसाइट है जिनके टाइटल में ये कीवर्ड यूज हो रहा है। अब मुझे अंदाजा हो जाएगा कि उसका कीवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम हेड में देखें तो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में। तो इन दोनों जगहों पर मैंने कैसे फाइंड करना है कीवर्ड को, ये फार्मूला लिखा हुआ नीचे, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ जी, ये सर्च पे हूं मैं इस वक्त, और लिखा मैंने क्या है, ऑल इन टाइटल। देखें मैं बड़ा कर देता हूं, हाँ जी, ऑल इन टाइटल, डबल कोटेशन के अंदर जाकर कॉलन लगाया और डबल कोटेशन के अंदर जाकर अपना कीवर्ड टाइप कर दिया। आप ये मेरे लेसन के साथ इंगेज हैं कि कुछ और कर चेक कर रहे हो इसको, अच्छा नीचे नजर करके मेरी समझ आ रही है, बस ठीक है जी। क्या लिखा है हमने, ऑल इन टाइटल कॉलन और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिख दिया आगे, अपना कीवर्ड। अब मैं ये सर्च कर रहा हूं कि भाई ये वाला कीवर्ड कितनी वेबसाइट के टाइटल में इस्तेमाल हुआ है। और टाइटल लिखने का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था कि भाई 60 से 70 कैरेक्टर में आपने अपना टाइटल लिखना है और उस टाइटल के अंदर सबसे पहले अपना प्राइमरी कीवर्ड बताना है। यही साइंस बताई थी हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके टाइटल में कीवर्ड मिल गया, इसका मतलब ये कि प्राइमरी कीवर्ड इतनी वेबसाइट इस्तेमाल कर रही है, मुझे कंपटीशन का अंदाजा हो सकता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है, ठीक है। हाँ, ये कैसे करेंगे, अब करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ आएंगे, सर्च बॉक्स में आएंगे, यहाँ लिखा मैंने ऑल, यहाँ लिख दे चाहे ऊपर लिख दे, एक ही बात है, ऊपर लिख लेता हूँ, ऑल इन टाइटल कॉलन MD cat रिप्रेशन। देखिए जरा 1250 रिसर्च, ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं ऑल इन टाइटल ई कैट प्रिपरेशन, ये तो कैट प्रिपरेशन हो गई है। टेनिस लगवा लें फिर आगे चलते हैं।
एक और फार्मूला आपने देख लिया। बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी भी कर सकते हैं। अभी आपको एक और आइडिया देता हूँ, आज आपने उस पर काम करना जाकर CMS के लिए। विक्स पे जाकर वेबसाइट बनाए। विक्स एक अच्छा फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विक्स पे जाकर वेबसाइट बनाए और वो आपको उस वेबसाइट पे टूल्स भी देगा, SEO भी देगा, तो आप उस पे CMS की प्रैक्टिस कर लेना। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। वर्डप्रेस के लिए तो फिर हमें प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं ना, तो वो आप बनाएंगे और फ्री वेबसाइट उसमें बन जाएगी। आपने पेड की तरफ नहीं जाना, आपने एक फ्री वेबसाइट पे बनाया और जाकर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें। वो जो भी वेबसाइट है वो पूरी की पूरी एक आपको टेम्पलेट मिल जाएगी उसमें। हाँ, उसको देखो बता रहे हैं, उसको बस सिर्फ एडिट ही करना है आपने बस, ठीक है। सिंपल है। क्या नुकसान हो गया भाई? बाद में तंग करते हैं। क्या कहते हैं? घर आ देते हैं क्या? कैसा तंग करते हैं क्या? वेबसाइट वो उनकी फिर डाटा के ऊपर चले जाता है, वो फिर अपनी मर्जी से उसको चला। तो आपने जरूर नहीं डाटा देना, आप उनसे चिल्लाकी करें ना, उन्हें डाटा असल वाला, ठीक है, नकली वाला डाटा देंगे, ठीक है। अच्छा, उनके बाद आपका डाटा चला गया, फिर क्या हो गया? मैंने सुना कि वो प्रॉब्लम डिटेल में बता देंगे। ये कौन है ये बंदे से मिलने को दिल कर रहा है जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने लगा हुआ है ना। ये तो अगर विक्स पे वेबसाइट बनानी है तो हम कोडिंग में ही बनाते हैं। हां, अगर विक्स पे इतनी आसानी से बनती है तो हम कोडिंग पर ही बनाते हैं। कोडिंग वाली क्यों बनाते हैं? आप के पास जो प्रोजेक्ट आने हैं बेसिकली, ठीक, आपको क्या पता कि विक्स का प्रोजेक्ट आना है, कि वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आना है, कि कोडिंग का आना है? अपनी खुद बनाना चाहूँ नहीं, फिर आप अपना काम करोगे ना, दूसरों का काम नहीं करोगे। तो कोडिंग वाली बनाना बेहतर है कि विक्स पे बनाना? देखें, जो सबसे ज़्यादा देखिए विक्स वाले क्या है, अभी आए हैं, नए आए हैं, ठीक है, अच्छी ऑप्शन भी दे रहे हैं। आपको क्या पता है कि कल को वो खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो अपना सर्वर उठा कर चले गए, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया उन्होंने, ये काम करने आए थे, ठीक है, उन्होंने मिल गया डाटा जो हमें चाहिए था, ठीक है, वो छोड़कर चले गए, क्या करेंगे? जब कोडिंग वाली वेबसाइट है, यही सेम इशू प्रॉब्लम आपका वर्डप्रेस में भी है। मैंने आपसे कहा कि उसके प्लगइन्स हैं, उसके प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, उसके प्लगइन पता लगा जनाब, उन्होंने चेक किया कि ये प्लगइन इतना अच्छा नहीं चल रहा, उन्होंने उस प्लगइन को एक्सपायर कर दिया, उसकी जगह पर एक नया प्लगइन आ गया। अब आपने वेबसाइट बना के रखी हुई है, प्लगइन लगाया हुआ है, अब आप सोए हुए हैं, आपको नहीं पता कि प्लगइन के साथ भी आपने प्ले करना है। ये तो उस डेवलपर को ही पता है ना इन सब बातों का, एक यूजर को तो नहीं पता। वो प्लगइन एक्सपायर हुआ, आपकी वेबसाइट के ऊपर वल्नरेबिलिटीज ओपन होती गई आहिस्ता आहिस्ता, कि लोग जो सस्पिशियस एक्टिविटीज में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग वाली वेबसाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई वो कोडिंग जो है ना, वो ये तो हो सकता है कि 10 साल के बाद वो मॉडल पुराना हो जाए वेबसाइट का, ठीक है, लेकिन आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट को कुछ नहीं होगा, 10 साल बाद भी वो चल रही होगी। लेकिन वेबसाइट को कभी भी हम नहीं कहते कि 10 साल तक या 15 साल तक या 20 साल तक आप एक ही मॉडल को लेकर चलें। आपको अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करते रहना चाहिए, चाहे वो कोडिंग की वेबसाइट हो। मैं बहुत सारी ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ जिनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स खराब हुई हैं, और इसके कोई नहीं, वो सिंपली कह देते हैं जी आपकी वेबसाइट में वायरस आ गया, बस सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए मैंने कहा विक्स पे चले जाएं कि भाई सीख लो ना, सीखने की बात हो रही है, वो सीखने के लिए तो कहीं पर भी चले जाएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि 70% लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, 70% ग्लोबली अगर हम देखें ना तो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। उसकी वजह क्या है कि लो बजट वेबसाइट्स, और उसकी वजह यह है कि इजी टू में बनाना भी आसान है, बनानी भी आसान है, और बजट भी इसका लो होता है, तो लोग इस पर ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर असल वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं तो ये लो बजट नहीं होती है। ये लो बजट वेबसाइट इसलिए बनती है कि लोग फ्री प्लगइन्स के साथ बना देते हैं। अगर आप इसको पेड प्लगइन्स के साथ लेकर चलेंगे, यानी मैं आपको जो वर्डप्रेस की वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसमें मोस्टली प्लगइन्स फ्री होंगे, तो अगर हम उन्हीं प्लगइन को जब बाय करने की बात करेंगे तो वो अच्छा खासा पैकेज बन जाएगा उन प्लगइन्स का। तो लोग बाय नहीं करते, इसी वजह से वर्डप्रेस की वेबसाइट आमतौर पर स्लो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस की वेबसाइट स्लो चलती है क्योंकि उसके प्लगइन्स फ्री होते हैं। पेड प्लगइन्स से आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होती है, ठीक है। मतलब एक फैक्टर ये है कि वेबसाइट के स्लो होने का। और आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट स्लो भी नहीं होती, इसलिए कि टोटल कंट्रोल आपके पास है, किसी भी जगह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आ जाएं। एक ऑल इन टाइटल हो गया जी, इसके ऊपर भी आपने अच्छी खासी रिसर्च करनी है, मेरी तरह एक सर्च नहीं करनी, बहुत सारी सर्चेस करनी है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, मैंने कहा था कि आपका जो टाइटल है वो कहाँ पे होता है,
सॉरी, आपका कीवर्ड कहाँ पे होता है? एक तो टाइटल पे होता है और एक डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। सो अब आकर मैंने यहां लिखा इन डिस्क्रिप्शन। क्या कह रहे हैं जी? 8 रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इसको डिस्क्रिप्शन में, इसका इससे साबित ये हो रहा है कि ये वही वाला वर्ड है जो उधर बहुत ज़्यादा था, डिस्क्रिप्शन में कम है। तो डिस्क्रिप्शन को इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली लोगों ने इग्नोर भी किया हुआ। जबकि आपको क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 160 से लेकर 170 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं और उसके आप सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं, ठीक है ना, एक मैसेज की सूरत में लिखते हैं। तो वहां पर भी आपको अपने पहला जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपने मेन पहला कीवर्ड, अपना प्राइमरी कीवर्ड फोकस करना है, वहां पर भी उसी की बात करनी है। वही वाला कीवर्ड जो आपने टाइटल में लिखा हुआ है, वहां पर स्ट्रेंथ कम थी आपके पास कैरेक्टर्स की, यहां पर आपके पास कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। चलो जी, क्लियर हो गया जी? अभी आगे है, ये दूसरा तरीका हो गया। ये एग्जांपल आ गई है, जूम छोटा कर लें थोड़ा सा। पुराने जमाने का गूगल कीवर्ड प्लानर है ना? कैसे पता लग रहा है? एडवर्ड से जा रहा है। अब आप जब जाना है तो ads.google.com, ठीक। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही गूगल में चले जाएं, मेन्यू से जाएं, ठीक है। जैसे मैं आपको लेकर जाता होता हूँ गूगल के मेन्यू से जी। आगे क्या कह रहे हैं? गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, यहाँ से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगा एक लेसन में, ठीक है। अच्छा जी, एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कवरिंग न्यू कीवर्ड फ्रेजेस, ठीक है। ग्रुप आइडियाज भी इसमें मिल जाएंगे, ये सारे उस गूगल कीवर्ड प्लानर का बताया। एक और चीज, गूगल ट्रेंड्स, इस पे जाकर भी आपने कीवर्ड्स को देखना है। लेकिन एक बात चेन में रखनी है कि गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है ना, मतलब ये ट्रेंड्स दिखा रहा है। और ट्रेंड्स जो होता है वो ट्रेंड्स साल के तो नहीं हो सकते, सीजनल चीजें दिखा रहा है। सो यहाँ से आकर भी हमने देख लेना है कि भाई आजकल ट्रेंड्स में कौन से कीवर्ड चलने लगे हुए हैं, ठीक है। ये गूगल ट्रेंड्स लिखोगे तो ये गूगल ट्रेंड्स खुल जाएगा, इसके ऊपर इसको भी आपने सर्च किया। अब आपका काम शुरू हो चुका होगा, यानी अब आप ये समझ लेंगे आप पढ़ने बैठ गए हैं। हाँ, मतलब ये सारा काम ऐसा है जो कि आपको बैठ के स्टडी करनी है, मतलब ये क्लासरूम स्टडी नहीं है। अगर हम इसे कहेंगे क्लासरूम स्टडी है फिर तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लासरूम स्टडी नहीं है, ये आपकी अपनी रिसर्च है। और जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोप ओपन होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन होगा इन चीज़ों को लेकर। आगे क्या लिखा हुआ जी? ये ट्रेंड्स में जाएं, वहाँ जाकर आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और होपफुली कोई बंदा मुझसे ये नहीं पूछेगा ट्रेंड कैसे इस्तेमाल करते हैं। गूगल ट्रेंड खोलोगे, इंटरफेस सामने आ जाएगा, उसे यूज़ करना है आपने। सिर्फ कोशिश करिए कि खुद से समझ आ जाए। जब आपको चीज़ें खुद से समझ आना शुरू हो जाएंगी ना, तो समझिएगा कि आप डिजिटल मार्केटर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। जब आपको सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी ना क्लासरूम में आकर, तो इसका मतलब होगा कि हम एक स्पेसिफिक नॉलेज सीख रहे हैं। उससे आगे नहीं आप कभी भी बढ़ सकते। उससे आगे तब बढ़ेंगे आप जब आप खुद से सीखेंगे। और जब आपको कोई बंदा कुछ कहे ना कि ये इस तरह है तो ये इस तरह है, तो उसका बेहतर हल है कि उसको एक दफ़ा सर्च कर लें, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि वो गलत कह रहा है कि ठीक कह रहा है। ट्विटर पार्टी ना बने, ठीक है ना। ट्विटर पार्टी समझते हैं ना, ट्विटर पार्टी ना बने कि भाई ट्वीट हो गया, मैं ट्वीट हो गया तो आगे से जाई जा रहा है। ट्रेंड भी बनाने में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन स्वाब हासिल कर रहे हैं कि यार मैं भी इस ट्रेंड में शामिल हो जाऊँ, इस बगैर रिसर्च के। कोई बंदा कुरान की कोई हदीस बता दे तो बगैर रिसर्च के आगे फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। कि भाई अगर उसने हदीस बताई है तो लाजमी बात है उसका रेफरेंस होना चाहिए। ये ना हो कि क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने का गुनाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा, तो गलत इन्फॉर्मेशन बगैर प्रूफ के नहीं देनी चाहिए किसी को। अच्छा, आ जाए आगे जी। सर्च सजेस्ट, ये भी अभी हमने देख लिया। सर्च सजेस्ट बॉक्स ऊपर भी आ रहा होता है और सर्च सजेशंस गूगल के नीचे भी आ रही होती है कि नहीं आ रही होती है। इन दोनों को आपने बहुत फोकस करना है। सर्च से आपने सजेशन देनी है। ये देखिए एग्जांपल्स आ गई हैं सारी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आ रहे हैं। अगला क्या है? कहता है भाई गूगल एड से भी आइडिया ले सकते हैं। मतलब अगर आपने एसईओ नहीं थी कराई अभी और उससे पहले आपने गूगल एड चलाने शुरू कर दिए, जैसे आप चला रहे हैं,
उसके बाद आप कहते हैं यार अब मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ भी कर ही लेता हूँ, तो गूगल ऐड आपको सारे एनालिसिस देगा कि भाई आपकी जो सर्चिंग हो रही है वो किन वर्ड्स के अगेंस्ट हो रही है। तो लेकिन मुझे ये भी पता लगेगा, मतलब मैंने 4 महीने गूगल ऐड चलाया है, अब 4 महीने जब मैंने गूगल ऐड चलाया तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे उसमें 10 कीवर्ड्स थे, तो मुझे दिखाएगा कि इन 10 कीवर्ड में से 5 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट उसने बहुत सारे इंप्रेशंस दिए और उसके अगेंस्ट क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा आया। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये वाले 5 कीवर्ड हॉट हैं, इनको मैं ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ आ गई बात की? तो कहता है इससे भी, लेकिन इससे आइडिया हर कोई तो नहीं ले सकता। मैं कहा इससे हर कोई तो आइडिया नहीं ले सकता ना, इससे तो आइडिया सिर्फ वही लेगा जो गूगल ऐड चला रहा है। मतलब जिस वेबसाइट का गूगल ऐड ही नहीं चल रहा वो कैसे इससे आइडिया लेगा? वो तो इससे आइडिया नहीं ले सकता। तो ये बात का आइडिया है, पहले का आइडिया नहीं है। ऐड चलने के बाद आप इधर से आइडियाज ले सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सर्च कंसोल की एक शक्ल दिखा देता हूँ, इधर आए जरा। और हम भी वेबसाइट का सर्च, यानी आप जो वेबसाइट बना रहे हैं आपने सबका सर्च कंसोल बनाना है, क्योंकि जब आप सर्च कंसोल बनाएंगे तो इस जगह पर आएंगे जहां पर अभी आपको मैं लेकर आ रहा हूँ। यानी गूगल आपकी वेबसाइट के एनालिसिस उसी वक्त करेगा जब हम अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में लाएंगे। सर्च कंसोल में लाने के लिए वेबसाइट को अप्रूव कराना पड़ेगा। यहां पर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कौन सी वेबसाइट्स हैं जो यहां पर आ रही हैं, बल्कि वो जो आपको मैं दिखाता हूं ना अक्सर वेबसाइट, हाँ उसी का सर्च कंसोल भी दिखाता हूं। इस पर क्लिक करें, क्या लिखा है मैंने? गूगल सर्च कंसोल लिखा है, बस सिंपल, और कुछ नहीं किया। लॉगिन कर दिया, मैं आ गया हूं। ये वाले मेरे इस अकाउंट में बहुत सारी वेबसाइट के सर्च कंसोल होंगे, ठीक है। इस वक्त कौन सा आ रहा है? वही आ रहा है, मेरा ख्याल है वही वेबसाइट आ रही है ना। जब आपका सर्च कंसोल बन जाएगा तो इस जगह पर आपकी वेबसाइट्स आएंगी। आ रही है? यहां पर देखें जी, कहां जी? प्रोफेशनल किचन, ये वाली है। ये इसके एनालिसिस भी आ रहे हैं, देखें आ रहे हैं। ये सारा मेन्यू है जो सर्च कंसोल से मैनेज हो रहा है। ये जब सर्च कंसोल पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे इसको। अभी सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए लाया जो कोई सर्चिंग की बात हो रही थी उधर की, कीवर्ड बनाने के लिए। तो यहां पर मैं आता हूं परफॉर्मेंस में, जी मिल गई क्यूरीज। कहता है ये भी एक आइडिया लेने की जगह आपकी। अब ये सर्च कंसोल एसईओ से पहले भी बन सकता है, यानी आपने अपनी एक वेबसाइट बनवाई है तो आपने उसे कहा है कि भाई, बल्कि मैं मेरे साथ जितने भी डेवलपर्स होते हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जब आप वेबसाइट बनाओ तो सबसे पहले आप एक काम करो कि उसको सर्च कंसोल से वेरीफाई करवा लो, ताकि एक तो उसके रियल टाइम एनालिसिस आना शुरू हो जाए, और अगर उसमें कुछ बग्स हैं तो गूगल, अब ये बग्स भी बताएगा गूगल यहाँ पे। अगर वेबसाइट में कुछ इश्यूज होंगे कि भाई मोबाइल पर इशू क्रिएट कर रहा है, डेस्कटॉप पर इशू क्रिएट कर रही है, आपकी वेबसाइट स्लो हुई है, ये सारे इश्यूज आपको सर्च कंसोल में दिखेंगे और सर्च कंसोल मुझे रिकमेंड करेगा कि भाई ये चीज़ ठीक करा लें। इसलिए मैं डेवलपर से कहता हूँ कि जो भी डेवलपर हो वो अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल ज़रूर बनाए। और अगर आप डेवलपर नहीं है, आप ऑनर हैं अपनी वेबसाइट के, तो आप भी अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल तो जरूर बनाए, बेशक आप उसकी एसईओ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि सर्च कंसोल मुझे क्या बता रहा है, दिखा रहा है ना मुझे कि क्या सर्च हो रहा है, क्या सर्च हो रहा है। कहता है ये वर्ड सर्च हो रहा है, ये वर्ड सर्च हो रहा है, सर्चिंग दिखा रहा है मुझे कि लोग मेरी वेबसाइट पे किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये दिखा रहा है। क्या कह रहा है? कहता है भाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पे 106 इंप्रेशंस लगे हैं और इसको कितने क्लिक्स हुए? 30 क्लिक्स हुए। तो इसका क्लिक थ्रू रेट निकालें। कौन निकालेगा? निकाल, कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर से निकालें। क्या क्लिक थ्रू रेट आता है इसका? CTR जिसे बोलते हैं। 106 इंप्रेशन आए हैं, यानी कि 106 दफा 4 नजर आया और उसके बाद 30 लोगों ने उस पर क्लिक किया। तो क्लिक थ्रू रेट निकालें। 3.5 इसका CTR आया, जो कि अच्छा CTR है, ठीक है। ये क्लिक थ्रू रेट है, इसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट कितना है। यहां पर क्या है? 100%। यहां पर क्या है? कोई भी नहीं है। ये नीचे जाता जा रहा है ना। अब मैं कह ये नीचे जा रहे हैं, बाकी के कीवर्ड्स उसके ऊपर शायद नजर आ रहे थे। ये देखें, ये लिखा हुआ है एवरेज क्लिक थ्रू रेट। क्या कहता है? कहता है भाई इसकी क्या लगी है? 293 इसमें इंप्रेशंस लगे हैं और 42 क्लिक्स हुए।
ये क्लिक थ्रू रेट है। और प्रीवियस लेसन में एक बात मैंने की थी जिसे मैंने कहा था बाउंस रेट की, याद है, डिस्कस किया था बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट आपको बताएगा गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल आपको बाउंस रेट नहीं, क्योंकि वो क्या बता रहा है, वो आपको वेबसाइट के एनालिसिस करके दिखा रहा है कि लोग कैसे आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, और लोग आके जा कहाँ रहे हैं और लोग आ किधर से रहे हैं। आपके गूगल एड को भी हम एनालिटिक्स के साथ अटैच कर देंगे, तो गूगल एड्स के रिजल्ट्स भी वहां पे नजर आएंगे। वैसे गूगल एड्स को बेशक एनालिटिक्स में ना भी करें तो आपका जो ऐप है वहां पे भी सारे एनालिटिक्स दिखा रहा होता है गूगल एड्स के।